Hello friends, this is Tejas Shastri, Faculty of Economics. In this video we are discuss about BCom Semester 3 syllabus. This is my first lecture for BCom Semester 3 students. In this semester we will study International Economics as a subject. In Semester 3 we have a different unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Every unit have a 25% weightage as per university norms. Students, यहाँ पे हमको 4 यूनिट्स एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स दिए गए हैं. एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स सभी यूनिट्स के 25% मतलब कि यूनिट 1 25%, यूनिट 2 25%, यूनिट 3 25% एंड यूनिट 4 25%. ओवरऑल 25% मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100% सिलेबस कंप्लीट करना है. दोस्तों, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स? हमको ये फंडा पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. यहाँ पे मैं आपको 2 वर्ड्स जो है उसको डिवाइड करना चाहूँगा, इंटर और नेशनल. इंटर मतलब कि आप समझते हो कि जो चीज़ इन द बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड इंटर. आउट ऑफ बाउंड्री दैट इज कॉल्ड नेशनल. हम ज़्यादातर टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि रीजनल जो होती है, जैसे कि टीवी 9 वगैरह जो भी है, जी टीवी, ये सब चैनल्स जो है वो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर गुजराती जो न्यूज़ आते हैं वो रीजनल होते हैं. आप इंटरनेशनल देखना चाहते हो तो आपको बीबीसी ऐसी इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल है वो देखना पड़ेगा. उसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में जो मतलब कि जो भी हुआ है उसके बारे में आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. हम ये जो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमको क्यों पढ़ना है. और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमको सबसे पहले ये बात है कि वाई वी आर स्टडी इकोनॉमिक्स एंड स्पेसिफिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. सर, आंसर सबका यही होगा कि सर एग्ज़ाम में आने वाला है इसलिए हम लोग पढ़ रहे. नहीं बच्चों, एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, मगर साथ साथ में ये चीज़ हमको बहुत सारे जनरल नॉलेज को भी अवेयर कराती है. तो लेट्स सी, हम लोग अब यूनिट 1 के चैप्टर में जाएंगे. स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड वी शो ओवरऑल सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. आप सभी को मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोट पेन लेके बैठिए और पूरा जो सिलेबस है उसको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में डिवाइड कीजिए और पूरा राइट डाउन कीजिए, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि यूनिट 1 to 4 में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं. वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पर्टिकुलर यूनिट 1 में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, वो वैसे यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को पर्टिकुलरली यूनिट और कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी यूनिट 1. यूनिट 1, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इन दिस slide we discuss about classical and modern theories. Students, यूनिट 1 के जो पूरा चैप्टर है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो हम कवर करेंगे उसके बारे में ये स्लाइड में हम बताएंगे. पॉइंट नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कोई भी चीज़ हम करते हैं, आज पढ़ भी रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस ये है सर कि हमको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, हमको जॉब लेना है. दैट इज अ इम्पोर्टेंट ऑफ
स्टडी। वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, मगर उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रेयर गुड्स जिसको बोलते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे गुड्स जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमको आउट ऑफ कंट्री की करेंसी मिलती है और उससे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। आप सभी को अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, जीडीपी जो है वो डाउन चली जा रही है, और हमारा जो न्यूज़ चैनल्स जो है वो बार बार ये बोलता है कि जीडीपी जो है वो क्यों डाउन हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है। जीडीपी और बहुत सारे इंटरनेशनल कंसेप्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड के साथ रिलेटेड है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, मगर पर्टिकुलर पॉइंट जब हम स्टडी करवाएंगे तब आपको पूरा स्लाइड शो कराएंगे इसमें। सेकंड है इक्वल कॉस्ट डिफरेंसेस। सेम बहुत छोटा टॉपिक है, माइनर टॉपिक है, उसको हम कवर कर लेंगे। थर्ड है एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा कि जब इंडिया में 1999 या 98 के दौरान नए नए मोबाइल फोन्स जो है वो अवेलेबल हुए। आप सभी को पता होगा कि तब कीपैड वाले मोबाइल अवेलेबल हुए थे। हमको नंबर डायल करना होता है तब हम कीपैड का यूज करते थे, और जैसे जैसे टाइम अपग्रेड होता गया वैसे वैसे मोबाइल और मोबाइल वर्जन्स जो है और मोबाइल कंपनीज जो है वो अपग्रेड होती गई। आज सभी के हाथ में एक अपग्रेडेड विंडो या अपग्रेडेड मोबाइल अवेलेबल होगा जिसमें मिनी लैपटॉप जैसा काम कर सकता है। तो एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और उसके बाद वाला जो पॉइंट, फोर्थ नंबर का पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इट्स अ मॉडर्न थ्योरी, इट्स अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी। रिकार्डो ने जो एडम स्मिथ के जो वर्जन में जो जो कमियां थी उसको अपग्रेड करने का काम जो है वो रिकार्डो ने किया। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि कीपैड वाला मोबाइल कौन है, एडम स्मिथ का है, और अपग्रेडेड वर्जन वाला मोबाइल जो अभी चल रहा है वो रिकार्डो का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? डन? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, इवैल्यूएशन ऑफ द रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इवैल्यूएशन की बात है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था, और रिकार्डो को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, वो सब चीज़ें जो है वो इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में या इवोल्यूशन ऑफ द रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे। हेक्चर एंड ओलिन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। इन दिस world, two types of country. First is a labor intensive country and second one is capital intensive country. लेबर इंटेंसिव कंट्री किसको बोलते हैं? जैसे कि इंडिया, चाइना, वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। क्यों लेबर इंटेंसिव कंट्री है सर? थोड़ा इसको डीप में बताइए। बेटा, लेबर इंटेंसिव कंट्री का मतलब ये होता है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे लेबर पॉपुलेशन ज्यादा है उसका मतलब क्या है? लेबर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव कंट्री। आप सभी को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना में है और सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया है, इसलिए लेबर इंटेंसिव कंट्री। जो चीज जहां पे ज्यादा है
यहाँ पे क्या ज्यादा है? कैपिटल ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ क्या ज्यादा है? लेबर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए लेबर ज्यादा है। यूएसए है, ऐसी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन कम और कैपिटल ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। डन। तो इसके बारे में एचर एंड ओली ने बताया है। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ 7th नंबर का पॉइंट है, क्रिटिसिज्म ऑफ फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी या कवर की गई है, तो वो उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में बताएंगे। और लास्ट टॉपिक 8th नंबर का, कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। ज़्यादातर जो लोग टीवी देखते हैं उसमें, सब टीवी में आप एक सीरियल देखते ही होंगे, मैं भी देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर बीडे, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो बार बार ये चीज़, डायलॉग जो है वो रिपीट करता है कि हमारे ज़माने में, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल, और अपग्रेडेड होगा वो होगा मॉडर्न। सो यहाँ पे यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत उसको आपको ऐसे समझाया कि इसमें क्या आने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं, मगर अभी ये जो पॉइंट्स है उसको बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी यूनिट 2। यूनिट 2, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड गेन। इन दिस यूनिट there are many sub points. The first point is meaning of terms of trade. The concept of terms of trade is one of the most significant concepts used in the theory of international economics. What is terms of trade? The terms of trade refers to the rate at which the goods of one country exchange for the goods of another country. Terms of trade is a measure of purchasing power of exports in a country in terms of its imports. सर आप क्या बोल गए, कुछ पता ही नहीं चला। बेटा, टर्म्स ऑफ ट्रेड मीनिंग ये है कि मैं आपको इतना इंपोर्ट, आपसे इतना इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप कितना एक्सपोर्ट करोगे, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मुझे कितना वापस करोगे, दैट इज कॉल्ड टर्म्स। मैं आपको 5000 kg एक्स गुड दे रहा हूँ तो आप मुझे कितना देने वाले हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। और उसमें टर्म्स हम क्लियर करते हैं कि आपको इतना देना पड़ेगा, तब जाके हम आपको इतना देंगे। एग्जाम्पल से बहुत डीपली समझने वाले हैं, मगर अभी तो जस्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो बेटा, मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। सेकेंड, गेन फ्रॉम ट्रेड एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत छोटा टॉपिक है मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड में, जब हम बात करेंगे डीपली तब इसको साथ में ये पॉइंट को कवर करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड, एक टॉपिक ये है 3rd नंबर का। तो कोई भी इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको अफेक्ट करती है। एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा, एक जनरल एग्जांपल है कि कुछ भी काम करते हैं तो बाधाएं बहुत आती है, दैट इज कॉल्ड अफेक्टेड फैक्टर्स। कि काम करने निकले, कुछ काम करने निकले, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने निकले और वो चीज़ जो मेन है, जैसे कि एटीएम में से पैसा निकालने गए और एटीएम घर पे ही भूल गए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो अफेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, लाइक इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ई पेमेंट्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो बहुत सारे डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम एक एक करके सभी को डीपली पढ़ने वाले हैं। 4th नंबर, मीन्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल, या आप ऐसा बोल सकते हो रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। रेसिप्रोकल
डिमांड थ्योरी जो है वो एग्जाम में बहुत आईएमपी थ्योरी है, बहुत बार रिपीट एंड रिपीट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये थ्योरी आती ही आती है। इट्स वेरी मोस्ट आईएमपी थ्योरी। मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड जो है उसमें हम जब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात करेंगे या मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे तब उसमें ये बताया गया था कि भाई एक्स कंट्री, या एग्जांपल से समझे कि इंडिया के पास, इंडिया और यूएसए है, इंडिया में टी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और यूएसए में कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में कॉफ़ी का कम हो रहा है और टी का ज़्यादा हो रहा है। यूएसए में कॉफ़ी का ज़्यादा हो रहा है, टी का कम हो रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं पर्टिकुलर कंट्री में, मगर ऐसा कोई कंट्री हो जिसमें टी और कॉफ़ी दोनों का प्रोडक्शन अच्छा हो, तो तब क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो मिल्स की थ्योरी में, मिल्स रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी में, उसके पास दोनों अच्छे प्रोडक्शन हो रहे हैं, टी का भी प्रोडक्शन अच्छा है और कॉफ़ी का भी है, मगर अभी ये डिसीजन लेना है कि तो भी हमको क्या करना चाहिए, टी का प्रोडक्शन करना चाहिए या कॉफ़ी का, क्योंकि दोनों नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज़ जो है वो रेसिप्रोकल डिमांड में बताई गई है। कंसेप्ट ऑफ ऑफर कर्व, तो जो कंसेप्ट ऑफ ऑफर कर्व जो 5th नंबर का पॉइंट है, उसमें हम वो बता सकते हैं कि ऑफर कर्व का मतलब क्या है। एक एग्जांपल से बता दें कि ऑफर करते, भाई हम लाल दरवाजा गए मार्केट में या लो गार्डन मार्केट में गए, तो हम कुछ चीज़ परचेस करते तो ऑफर करता है, भाई इतने में लेनी है, आपको देना है, हम बात करते हैं उससे, बार्गेनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफर। तो जो ऑफर है, ये टर्म की बात हम करें तो ऑफर कर्व ऑफ नेशन शोड हाउ मच ऑफ इट्स import commodity the nation demand for it to be willing to supply whereas amount of export commodity, आप हमको कितना इंपोर्ट करोगे, हाँ हम आपको कितना एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत डीपली हम समझने वाले हैं, अभी आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियरिटी करवा रहे हैं। और लास्ट का एक टॉपिक है मार्शल थ्योरी ऑफ ऑफर कर्व्स, जो दोनों 5th और 6th नंबर का पॉइंट दोनों मर्ज कर देंगे और एक ही टॉपिक बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 जो है उसका जो पॉइंट्स है वो सब यहाँ पे क्लियर होते हैं। यूनिट 3 ट्रेड पॉलिसीज। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज। There are 2 types of policies in this chapter. First is a free trade policy and second one is a protection policy. I have one example for you. एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है। डेफिनेशन पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड का डेफिनेशन क्या होगा। When there is a no control over the trade, goods and services among the nation, that is called free trade. Free trade का मीनिंग ये है कि one country to another country हम ट्रेड करते हो और बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो फ्री ट्रेड है। आने जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। जैसे बहुत सारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में 8 o'clock के बाद रिस्ट्रिक्शन है, वही नहीं आ सकते हो आप, और पनिशमेंट मिलेगा आपको। 8 बजे के बाद आप घर पे पहुंचते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। फ्री ट्रेड ऐसा नहीं है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, आप गुड्स एंड सर्विसेज को बिना रुके या विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी। एक एग्जांपल और भी देता हूँ आपको। अब हमने बात की फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड रेस्ट्रिक्टेड, या बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी बोलेंगे उसको। फ्री ट्रेड जो है वो पेरेंट्स का बड़ा बेटा है, और प्रोटेक्शन जो पॉलिसी है वो समझ लो आप पेरेंट्स का सेकंड या लास्ट या छोटा भाई जिसको हम बोलते हैं। सभी को पता होगा कि बड़े बेटे को छोटे बेटे से कम प्यार मिलता है।
जो बड़ा बेटा है वो फ्री ट्रेड है, दैट इज कॉल्ड एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। प्रोटेक्शन देता कौन है? गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट्स है, फ्री ट्रेड है वो एमएनसीज है, और जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या गृह उद्योग जिसको हम बोलते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है भाई प्रोटेक्शन? क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है, उनका कैपेसिटी नहीं होता है, उनका इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। आप सभी को पता होगा कि पेरेंट्स सबसे छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन इस तरीके से है। मगर हम जब डीपली उसको समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्री ट्रेड आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी। एडवांटेजेस क्या है? फ्री ट्रेड पॉलिसी के एडवांटेजेस क्या है? तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रेयर गुड्स, हम बोल सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वैराइटीज ऑफ गुड्स बोल सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन बोल सकते हैं। टोटल इनकम इंक्रीज, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनकम इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकते हैं। बहुत 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 सारे हम उसके एडवांटेजेस हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी के। तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। उसके बाद कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है कि भाई फ्री ट्रेड पॉलिसी करने से डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देयर आर मैनी टॉपिक्स, पॉइंट्स बोल सकते हैं। पॉलिटिकल स्लेवरी है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डिपेंडेंसी की बात की गई है। बहुत मैनी पॉइंट्स हैं, मगर हम डीपली डिस्कस करेंगे इन द पर्टिकुलर पॉइंट। कंसेप्ट फॉर अ प्रोटेक्शन पॉलिसी मैंने आपको बता दिया है। आर्गुमेंट टू प्रोटेक्शन इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटी इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं कि नवजात इंडस्ट्री, हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं नवजात। इन्फेंट इंडस्ट्री की बात की गई है। आर्गुमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। आर्गुमेंट टू एक्सपांड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। तो सभी पॉइंट बहुत वेरी सिंपल पॉइंट्स इन द यूनिट 3, और बहुत जल्दी हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी यूनिट 4 exchange rate. In this unit we are discuss about two types of exchange rate. First is fixed exchange rate, second is a flexible exchange rate. मगर उससे पहले एक्सचेंज रेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सचेंज रेट की जब हम बात करते हैं, when the goods and services are exchanged, there has to be a determinant some rate of or price. कोई भी चीज हम एक्सचेंज करते हैं तो उसका स्पेसिफिक एक प्राइस रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। देन जैसे कि मार्केट में एक्स कुछ चीज लेने गए, तो हमने एक्स चीज ली, सामने पैसा दिया या उसका प्राइस हमने दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज किया। हमने गुड्स लिया, सामने पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। नंबर 2, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग समझने से पहले हम फिक्स समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। फर्स्ट इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड का मतलब ये है कि जो एक्सचेंज रेट बार बार चेंज नहीं होता है, जो फिक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट एवरी मोमेंट एवरी डे चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बहुत सारे ऐसे रेट जो होते हैं शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, वो फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं। देन अब फ्लेक्सिबल और फिक्स के बारे में आपको पता चल गया है, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पॉइंट उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि भाई फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम यूज करें या इम्प्लीमेंट करें तो उससे पॉजिटिव क्या होगा और
हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इकोनॉमी में नेगेटिव क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ पे। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेट करते हैं। तो आप सबको पता होगा डिटर्मिनेंट आता है तब डिमांड और सप्लाई की बात होती है, सभी में ऐसा नहीं होता है, मगर यहाँ पर्टिकुलरली डिमांड और सप्लाई। मगर डिमांड और सप्लाई किस चीज़ का, तो यहाँ पे बात है इंटरनेशनल करेंसी, और इंटरनेशनल करेंसी दैट मीन्स यूएसए डॉलर की बात की गई है कि डॉलर की डिमांड कितनी और सप्लाई कितना है, उससे हम डिटर्मिनेट करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। 6 और 7 नंबर का पॉइंट वैसे तो एक ही पॉइंट है, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसको हम शॉर्टली बोल सकते हैं पीपीपी थ्योरी। इन दिस थ्योरी हम बात करने वाले हैं कि भाई परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो यहाँ पे ये बताता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो कहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी वैसे तो बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है, उसको हम डीपली समझेंगे जब हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टॉपिक कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे यूनिट 1 to 4 के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने क्लियरली आपको बता दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सब टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे हम पूरा बता चुके हैं। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कॉलेज के फ़ोन पे आप बात कर सकते हो, आपके डाउट्स जो है वो बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट।